ये आता है यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर लिखिए। तो माध्यम के आधार पर हम दो तरह के प्रकार देखे, ये माध्यम के आधार पर है, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें क्या है? जब माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण दोलन करते हैं जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलते समय हवा के कण में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो इसके कण क्या करते हैं? दोलन करने लगते हैं, इधर उधर सरल आवर्त गति कर ले जाते हैं और ऊर्जा आगे बढ़ती है, ठीक है। एक रस्सी को उधर से बांध लो और यहाँ से ऊर्जा दो तो उसके कण भी इधर उधर क्या करने लगते हैं? दोलन कर लगते हैं। तो इस तरह की तरंगों को हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक तरंगें। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें दो शब्द हैं, विद्युत और चुंबक। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत दोलन का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये मैं दो दिशा बना लिया हूँ, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर जाता हो, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जाता हो, तो तरंगें इस दिशा में जाती हैं, तीन दिशा हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की एक दिशा हो गई, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? दोलन। विद्युत क्षेत्र माने आवेश का दोलन होगा। यहाँ पर इस साइड किसका दोलन हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो तरंग है ऊर्जा इधर की ओर जाएगी, माने तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो यही चीज है कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दोलन करते हैं तो इनके लंबवत ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण। तीनों चीजें आपस में लंबवत हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि एक ये लंबवत है, एक ये लंबवत है, एक ये लंबवत है। इसमें किसी को एक आप मान लो विद्युत क्षेत्र है, एक मान लो चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहे हैं? दोलन। तो उससे क्या उत्पन्न होती? ऊर्जा। ऊर्जा इनके लंबवत क्या करती है? स्थानांतरित करती है, ठीक है। तो ये तीनों परस्पर लंबवत होंगे। तो इसमें बताओ ये क्या कहलाया? कोई भी एक बोल दो। विद्युत क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब जो बचा वो क्या कहलाएगा? तरंग, ठीक है। तीनों परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यही पर बना है कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दोलन करते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण इनके लंबवत होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। निर्वात का मतलब ये है कि यदि हम पृथ्वी के बाहर चले जाएं या पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई में चले जाएं तो हवा नहीं होती है, ठीक है। माने कोई माध्यम नहीं होता है, तो यदि इसको हवा में बोल भेजे, यदि मैं वहाँ जाके आपसे बात करने लगूँ, ठीक, तो मेरी आवाज़ आपके कान तक नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये नहीं चल सकती। लेकिन ये तरंगें निर्वात में भी क्या कर सकती हैं? गमन कर सकती हैं। जैसे मान लो हम ऊपर सैटेलाइट फिट किए हैं, उपग्रह हैं जो हमारे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर ये सारा सिग्नल भेजते हैं, है ना। तो उनको हवा की ज़रूरत नहीं रहती, माध्यम की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, जैसे प्रकाश किरणें आती हैं, तो सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या उनके बीच में हवा है? नहीं है। फिर भी उसका प्रकाश यहाँ आ रहा है ना, उसकी गर्मी यहाँ आ रही है, तो उसको माध्यम की आवश्यकता हुई क्या? वो तरंगों के रूप में आती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है और ये निर्वात में गमन कर सकती है। अगला देख लेते हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चलेंगी, और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण माने आगे स्थानांतरण होना, है ना, स्थानांतरण भी लिख सकते हो। इस माध्यम में जड़त्व एवं प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए, क्योंकि कण आपस में दोलन करते हैं ना, तो दोलन के लिए जड़त्व भी होना चाहिए और प्रत्यास्था होना चाहिए। इसमें तो माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, तो जड़त्व और प्रत्यास्था की भी आवश्यकता न होगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इनका वेग क्या होता है? कम होता है। और इनका वेग कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है ये। जैसे आप मोबाइल में जब बात करते हो तो तरंगों से ही मोबाइल चलता है। कोई आपको फ़ोन लगाता है तो वो तरंगें आपके मोबाइल में आती हैं, इस वेग से आती हैं। और ये वेग बहुत होता है। पूरे यूनिवर्स में सबसे सर्वाधिक वेग जो है किसका माना जाता है? प्रकाश का, माने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। तो इनका वेग बहुत अधिक होता है, इनका वेग क्या होता है? कम होता है। ये दोनों तरह की हो सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें भी हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। कल हम पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या होती हैं।
जबकि ये केवल क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल में उत्पन्न तरंग हैं, पानी में आप देखे होंगे लहरें जब चलती हैं, लहरें आपको दिखाई देती हैं, तो लहरें वास्तव में क्या हैं, तरंग हैं, है ना। तो वो तरंग है तो पानी में उत्पन्न हो रही, पानी क्या कहलाया, माध्यम कहला गया। ठीक है, ध्वनि तरंग है, आवाज है तो ये हवा के द्वारा आपके पहुंच रही है, या पानी के द्वारा, या किसी ठोस के द्वारा भी पहुंच सकती है। तो जब आवाज चलती है तो वो भी एक तरह की कैसी कहला गई, यांत्रिक तरंग है। रस्सी है, एक रस्सी को बांध के ऐसा ऐसा कर दोगे तो रस्सी में जो उत्पन्न तरंगे हैं वो भी क्या कहलाएंगी, यांत्रिक तरंगे। वायलिन है, सितार है, गिटार है, उसमें तार लगी रहती है, तार को आप ऐसे करते हो तो तार ऐसे ऐसे हिलते हिलते आगे तक बढ़ता है, वो भी क्या कहला गई, यांत्रिक तरंगे कहला गई। ढोलक बजाते हो तो ढोलक का जो ऊपर का पर्दा होता है वो भी ऐसा ऐसा कुछ देर तक हिलता रहता है, कंपन करता रहता है, तो वो भी कैसी के तरंगे कहला गई, यांत्रिक तरंगे कहला गए। लेकिन जो प्रकाश तरंगे हैं, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इस ट्यूबलाइट से आ रहा है, इससे आ रहा है ना, यदि यहाँ पर हवा हटा दो और मैं भी बोलूं और प्रकाश भी रहे तो प्रकाश आपको दिखाई देगा लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आवाज के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो प्रकाश कहलाया विद्युत चुंबकीय तरंग, और जो मेरी आवाज है वो कौन सी कहला गई, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अवरक्त तरंग है, जो सूर्य से गर्मी आती है तो उस गर्मी को कौन सी किरणें लेके आती हैं, अवरक्त किरणें, है ना। तो इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक्सरे आप करवाने जाते हो, होता है ना, एक्सरे हड्डी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे करवाते हो, तो एक्स किरणें भी किस तरह की होती हैं, एक तरह की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है।